उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर जब उनको ठीक लगे कि हां अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है। हम कृषि क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं बनाने के साथ ही पैक्स जैसी सहकारी संस्थाओं को नई भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। ये समितियां अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी काम कर रही है। इनके द्वारा हजारों प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। हमने सहकारी समितियों को पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट में भी बदला है। कई समितियों पर एलपीजी सिलेंडर भी मिलने लगे हैं। कई गांवों में पैक्स पानी समितियों की भूमिका भी निभा रही है। यानी पैक्स की ऋण समितियों की उपयोगिता भी बढ़ रही है, उनकी आय के साधन भी बढ़ रहे हैं। यही नहीं, सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गांवों में सैकड़ों सरकारी सुविधाएं भी दे रही है। अब कंप्यूटर के जरिए ये समितियां टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया से जुड़े अवसरों को और बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसके लिए मैं आप सभी की भूमिका, सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, इस बात को समझता हूं। इसलिए आप सभी से मेरी अपेक्षा भी कुछ ज्यादा है। और आखिरकार अपेक्षा तो उन्हीं से होती है जो करते हैं। जो नहीं करते उनसे अपेक्षा कौन करेगा? आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। आपके सामर्थ्य, आपकी संगठन क्षमता को देखते हुए मेरे मन में बहुत सारे सुझाव आते रहते हैं। सारे तो अभी एक साथ नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन कुछ मैं इशारा करना चाहता हूं। जैसे मेरा सुझाव है कि हमारी कोऑपरेटिव एक लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आज हम बाहर से लाते हैं, विदेशों से लाते हैं, अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। सहकारी क्षेत्र इसमें क्या कर सकता है? उनके लिए देश में ही एक सपोर्ट सिस्टम हमें बनाना है। ये जिम्मेदारी सहकारी संस्थाएं बहुत आसानी से ले सकती हैं। अब जैसे हम कृषि प्रधान तो देश कहलाए जाते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो कृषि प्रधान देश के रूप में हम पिछले 75 साल से गीत गाते रहते हैं,
लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, हजारों करोड़ रुपए का खाने का तेल हर वर्ष इंपोर्ट करते हैं। खाने के तेल में हम आत्मनिर्भर कैसे हो? इसी मिट्टी में पैदा हुआ तिलहन, उससे निकला हुआ तेल हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक ताकत दे सकता है। और इसके लिए अगर मेरे सहकार क्षेत्र के साथी काम न करे तो कौन करेगा? मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप ही करेंगे ना? करना चाहिए ना? हमें अब आप देखिए, खाने का तेल भी बाहर से आता है और ऊर्जा के लिए जो तेल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, पेट्रोल, डीजल, ये फ्यूल से जुड़ा अपना इंपोर्ट बिल भी, इसको भी हमें कम करना है। इसके लिए हम इथेनॉल को लेकर आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बीते 10 वर्षों में इथेनॉल के प्रोडक्शन, खरीद और ब्लेंडिंग तीनों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज ये काम ज्यादातर चीनी मिलों के जिम्मे है और सरकारी कंपनियां उनसे इथेनॉल खरीदती है। क्या इसमें सहकारी समितियां नहीं आ सकती है क्या? जितनी ज्यादा आएगी उतना ही इसका स्केल और बढ़ जाएगा। दालों के इंपोर्ट को कम करने का, अब देखिए कृषि प्रधान देश, धार बाल से ला करके खाते हैं। दालों के इंपोर्ट को कम करने के मामले में भी मेरे सहकारिता क्षेत्र के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े भी अनेक छोटे छोटे सामान है जो हम सभी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव्स की मदद से हम उन्हें देश में ही बना सकते हैं। साथियों, आज प्राकृतिक खेती पर हम बहुत बल दे रहे हैं। इसमें भी कोऑपरेटिव्स बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता और अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने में भी कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कोऑपरेटिव उसमें हाथ लगा दे, एकदम तेजी से परिणाम आ जाएगा। अब देखिए, रूफटॉप सोलर हो या फिर खेत की मेड़ पर छोटे छोटे सोलर पैनल लगाने हो, इसमें 50-100 किसान इकट्ठे होकर के एक सहकारी संस्था बना दे, मेड़ के ऊपर सोलर पैनल लगा दे और वो सहकारी संस्था बिजली पैदा करे, बिजली बेचे, किसान को भी बेचे, सरकार को भी बेचे। आसानी से सहकारी संस्थाएं काम कर सकती है। आजकल हम देख रहे हैं कि गोवर्धन योजना में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बनने जा रहा है। क्या कोऑपरेटिव्स को इसमें पीछे रहना चाहिए क्या? वेस्ट टू वेल्थ का काम हो, गोबर से बायो सीएनजी बनाना हो, जैविक खाद बनाना हो, इन सब में सहकारी संस्थानों का विस्तार हो सकता है। इससे देश का खाद से जुड़ा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। हमारे किसानों के, छोटे उद्यमियों के प्रोडक्ट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग के काम में भी आपको आगे आना चाहिए। अब देखिए, गुजरात का मैं, और पहले गुजरात में जो डेयरी थी सब अलग अलग नाम से काम करते थे। जब से अमूल एक ब्रांड बन गई, डेयरी बहुत है, अलग अलग है, लेकिन अमूल एक ब्रांड बन गई, आज ग्लोबली उसकी आवाज सुनी जाती है।
हम भी हमारे अलग अलग उत्पाद का एक कॉमन ब्रांड बना सकते हैं। हमें अपने मिलेट्स यानी श्री अन्न, इस ब्रांड को हमारा लक्ष्य होना चाहिए।